नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित। आपके साथ हूं मैं रुबिका लिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। वो खबरें लेकर हम हाजिर हैं जिनमें आपका हित है, हमारा हित है, पूरे देश का हित है। खबर तो हर कोई आपको दिखाएगा, लेकिन इस अंदाज में खबर कोई नहीं दिखाने वाला है। देश हित में हम 5 बड़े सवाल भी उठाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं देश हित से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरों पर। भारत माता की जय बोलने वाले फारूक अब्दुल्ला का श्रीनगर में विरोध। ईद की नमाज के बाद हजरत बल दरगाह में लगे शर्म करो के नारे। फारूक बोले, मुझे विरोध का डर नहीं। श्रीनगर में ईद के दिन देश विरोधी गतिविधियां हुई। बकरीद की नमाज के बाद पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे लहराए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की वाहन पर पत्थरबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने लाठी डंडे से भी हमला किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की। कुलगाम और पुलवामा में पुलिस के जवानों को मारी गोली। कुलगाम में शहीद हुए पुलिसकर्मी फयाज अहमद शाह को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने की बीजेपी कार्यकर्ता शबीर अहमद भट्ट की हत्या। बीती रात 2:30 बजे किया हमला। हत्या के घंटों बाद भी शबीर अहमद भट्ट के हत्यारों का सुराग नहीं। प्रदेश बीजेपी का हत्या के विरोध में प्रदर्शन। कुर्बानी और त्याग का पर्व ईद उल जुहा आज देश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। सीनियर कांग्रेस नेता गुरुदास कामत का निधन। दिल्ली के प्राइमस अस्पताल में अंतिम सांस ली। सोनिया गांधी अस्पताल पहुंची। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को सभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा गया। अलग अलग राज्यों में 100 नदियों में होंगी प्रवाहित। दिल्ली में अस्थियों के वितरण से पहले अटल जी को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई नेताओं ने दी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि। आशुतोष के बाद आम आदमी पार्टी को एक झटका। आशीष खेतान ने दिया आम आदमी पार्टी से इस्तीफा। आशीष खेतान के फैसले पर केजरीवाल की चौतरफा आलोचना। कुमार विश्वास ने एक और बली बताया। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर जल भराव से लगा जाम। कई जगहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। केरल सरकार ने बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केंद्र से मांगा 2600 करोड़ का स्पेशल पैकेज। कर्ज सीमा भी बढ़ाने की मांग की है। मुंबई के परेल इलाके में बहुमंजिला बिल्डिंग में आग लगी। 4 लोगों की मौत, 16 लोग अस्पताल में भर्ती। 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया। आंध्र प्रदेश पश्चिमी गोदावरी में छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोपी स्कूल टीचर की पिटाई हुई। लोगों ने आरोपी टीचर को निर्वस्त्र कर घुमाया। आरोपी गिरफ्तार। और चलिए अब देश हित में आज के वो 5 अहम सवाल आपके सामने रखते हैं। भारत माता की जय और जय हिंद का नारा लगाने वाले फारूक अब्दुल्ला को विरोध झेलना पड़ा श्रीनगर में। आज फारूक अब्दुल्ला हजरत बल दरगाह में जब पहुंचे नमाज अता करने के लिए, तो वहां पर लोगों ने उन्हें घेरा। कश्मीर की आजादी के नारे लगाए और शर्म करो के नारे भी लगाए। लेकिन शर्म करो के नारे लगने के बावजूद फारूक अब्दुल्ला बोले कि मैं इन नारों से, इस विरोध से नहीं डरने वाला। अब सवाल यह है कि भारत माता की जय बोलने वालों से कश्मीर के गद्दार घबराते क्यों हैं? बीजेपी पूरे देश में अटल जी की अस्थि कलश यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अस्थि कलश यात्रा के बहाने 2019 के लिए वोट की सियासत का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के लिए नेहरू गांधी परिवार ही सम्मान का हकदार है? क्या कांग्रेस अटल सम्मान से डर गई है? केरल में सब कुछ ठहरा हुआ है सिवाय सियासत के। बाढ़ पीड़ितों को मदद के नाम पर ओवैसी ने धार्मिक कार्ड चल दिया। ओवैसी कह रहे हैं कि केरल में बीफ खाया जाता है, इसलिए मदद में भेदभाव किया जा रहा है। देश हित में आज ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि केरल के नुकसान का सियासी फायदा उठाना चाहते हैं क्या ओवैसी? करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले इंसान की जान की कीमत कौड़ियों के बराबर ही है। क्योंकि मुंबई के पॉश परेल इलाके के क्रिस्टल टावर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। और एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी है कि लापरवाही की आग बुझाने में कब तक नाकाम रहेगा हमारा सिस्टम। आज पॉजिटिव न्यूज भी आप तक पहुंचानी है। चंद्रयान ने पता कर लिया है चांद पर बर्फ ही बर्फ है। तो ये तो पता जरूर लगा लिया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों की शानदार उपलब्धि के बावजूद भारत में रिसर्च को आखिरकार बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता, ये आज अहम सवाल। वैसे आज का देश हित उन देशभक्तों को समर्पित है जो देशद्रोहियों की गोलियों, पत्थर और साजिश के बीच भी सीना तान कर खड़े रहते हैं और वतन के लिए सब कुछ कुर्बान करने से पीछे नहीं हटते। क्योंकि देशभक्तों का मजहब है देशभक्ति और देश तोड़ने वालों का मजहब है देशद्रोह। मगर हम सरहद के इस पार से उस पार तक पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त देशद्रोहियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि भारत की हमेशा जय होती रही है और हमेशा जय जयकार होती रहेगी। भारत माता की
जय भारत, अजय भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की जय। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। फारूक की देशभक्ति पर कश्मीर में भड़के देशद्रोही। देशद्रोहियों को भारत नहीं, नापाक पत्थरबाज पसंद है। ईद न बकरीद, पत्थरबाजी ही देशद्रोहियों का मजहब। बकरीद पर इमरान के झूठे अमन की कुर्बानी। कश्मीर में देशभक्तों का कत्ल क्यों? बकरीद पर देश के दुश्मनों की कुर्बानी जरूरी। कश्मीर से पाकिस्तान तक देश के दुश्मनों, गौर से देखो। आपके अपने घर में रहकर अगर कोई परिवार तोड़ने की बात करता है तो आप क्या करें? इस सवाल का जवाब हमें भी मालूम है और आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में रहकर जिन्हें भारत माता की जय बोलने के अलावा जय हिंद सुनने से भी ऐतराज है। ऐसे देशद्रोहियों का क्या किया जाए, आप बताइए। क्योंकि भारत तो हमेशा रहेगा और भारत की जय भी होती रहेगी। अब देशद्रोही सोच ले कि वो कहाँ रहेंगे। देखिए देशभक्त और राम भक्त फारूक अब्दुल्ला के देश प्रेम पर कैसे हमला हुआ। समस्या से बचना ही आवश्यक नहीं। समझदार वो है जो समस्या से टकराए तो फिर उसे मिटाकर ही दम ले। गोले चल रहे। देशभक्त फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में देशद्रोहियों की समस्या को मिटाने का संकल्प कर लिया है और इस बात का अटल ऐलान उन्होंने वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि सभा में दिल्ली में किया। अभी तक पैदा नहीं हुई। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों का इलाज तो बहुत अच्छी तरह चल रहा है। अब बारी पत्थरबाजों की आ सकती है, क्योंकि देशद्रोहियों के हाथों में बंदूक हो, पत्थर या फिर पाकिस्तान और ISIS के झंडे। देशद्रोही सिर्फ देश का दुश्मन होता है और कुछ नहीं। और फारूक अब्दुल्ला ने यह तय कर लिया है कि उनका हाथ अलगाववादियों और देशद्रोहियों के साथ नहीं, बल्कि देश हित के साथ है। 20 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला ने अटल जी की श्रद्धांजलि सभा में भारत माता की जय के नारे लगाए थे, मगर देश विरोधी सोच वालों को फारूक की देशभक्ति पसंद नहीं आई और उन्होंने बकरी ईद के मौके पर श्रीनगर में फारूक के खिलाफ नारेबाजी की। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। इसके साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत कभी नहीं देंगे। विश्वास से धन्यवाद करो। अलगाववादी, आतंकियों और पत्थरबाजों का साथ देने वाले मुट्ठी भर लोग देशद्रोह की आग को भड़काना चाहते हैं। अब वो कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए देशभक्त और राम भक्त फारूक के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मोरे क्या हम हिंदुस्तान से अलग हैं? हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा है? नहीं है। हमने रहना इस मुल्क में है, मरना इस मुल्क में है। हम गद्दार नहीं हैं। और आज आपको उन देशभक्तों की कुर्बानी जरूर याद रखनी चाहिए जिन्होंने अपनी जान देकर भी देश के हित के बारे में सोचा। 22 अगस्त 2018 याद कीजिए, SPO फयाज अहमद शाह आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की। 5-6 जुलाई 2018 वो घटना भी याद कर लीजिए। पुलिस कांस्टेबल जावेद अहमद डार
आतंकियों ने उनकी अपहरण किया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। 14 जून 2018 सेना के राइफलमैन औरंगजेब आतंकियों ने किडनैप करके हत्या कर दी। वो आंखें उनकी कोई नहीं भूल सकता। 22 जून 2017 डीएसपी अयूब पंडित श्रीनगर में भीड़ ने पीट कर उन्हें मार डाला था। 16 जून 2017 एसएचओ फिरोज अहमद डार सहित 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए। अनंतनाग में आतंकियों ने घात लगाकर ये हमला किया था। 9 और 10 मई 2017 लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या। सच अ यंग मैन। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने अपहरण के बाद हत्या कर दी। अब तक पिछले 28 साल में कुल 1622 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। और त्रासदी में भी सियासत कैसे की जाती है, ये कोई हमारे नेताओं से सीखे। केरल में जिस तेजी से बाढ़ का पानी नहीं उतर रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से सियासत हो रही है। बाढ़ के पानी में वोट ढूंढने जा रहे हैं। पहले शशि थरूर अनऑफिशियली देश का दुखड़ा लेकर जिनेवा पहुंच गए, तो अब इस बाढ़ में ओवैसी ने भी मजहबी एंगल निकाल लिया है। केरल की मदद के लिए पूरा देश चंदा इकट्ठा कर रहा है। लेकिन कुछ नेता इस पर सियासत कर रहे हैं कि विदेश से पैसा क्यों नहीं ले रहे हम। केरल में 100 साल की सबसे भीषण बाढ़, मोटे तौर पर 20,000 करोड़ का नुकसान, 373 लोगों की मौत, 12 लाख लोग बेघर, 5.5 करोड़ लोगों की जिंदगी पर ब्रेक। केरल में सब कुछ ठहरा हुआ है सिवाय सियासत के। सियासत शुरू हुई केंद्र पर कम मदद का इल्जाम लगाने से, और अब इसमें मजहबी एंगल भी जोड़ दिया गया है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने UAE से 700 करोड़ की मदद इसलिए भी नहीं ली क्योंकि केरल के लोग बीफ खाते हैं। और यकीनन हमको शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक फॉरेन कंट्री 700 करोड़ रुपए दे रहा है। हम कर सकते। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी IT सेल का एक जिम्मेदार कहता है कि चीफ मिनिस्टर्स के फंड को मत दीजिए क्योंकि पैसे वालों को जा रहा है। कोई कहता है कि ये बर्बादी इसलिए है क्योंकि वहां पर बीफ खाते हैं। अरे भाई, आप में कोई इंसानियत बाकी है या नहीं है? लेकिन जिस बयान पर ओवैसी ने यह बयान दिया वो किसी बीजेपी नेता का नहीं, हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी का था। सुनिए। इस तरह से कार्य करेंगे, गऊ को काटेंगे तो प्रकृति का आपदा स्वाभाविक है आती है। प्रकृति अब यहाँ पे न्यायालय या कोर्ट या सरकारें सजा तो दे नहीं पाती, तो सजा कौन देगा? तो प्रकृति सजा देता है उसके लिए। कांग्रेस ने मौका लपका, सिर्फ 500 करोड़ देने पर पीएम को कोसा और कहा कि इससे तो UAE ही अच्छा जो 700 करोड़ दे रहा था। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही जो राजनीति की है वो दुखदाई है कि 500 करोड़ इतनी तबाही और बर्बादी के बाद वो भारत सरकार दे और वहीं 700 करोड़ UAE की सरकार दे। बाढ़ की सियासी जंग में अब बीजेपी भी पीछे नहीं है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा, देश जानता है कि केदारनाथ त्रासदी के बाद इसी कांग्रेस की केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को पाई को तरसा दिया था। हम लोग अपने स्तर से यहाँ से लेके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता बाढ़ राहत के लिए जगह जगह गांव में भीख मांग रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नेता कई बार सियासत करने की इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि फिर सोचते तक। ओवैसी ने मजहबी कार्ड खेला तो कांग्रेस भी दौड़ पड़ी। उसे लगा कि केरल पर पॉलिटिक्स का ये एंगल भी अच्छा है। सरकार को कोसने की जल्दबाजी में कांग्रेस ये तक भूल गई कि विदेशी मदद न लेने की पॉलिसी तो उसी ने बनाई थी। मोदी तो मनमोहन सिंह को ही फॉलो कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में विदेशी मदद न लेने की जो नीति है, ये दिसंबर 2004 में मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई। इसका मकसद दरअसल ये बताना था कि भारत प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में खुद सक्षम है। और इसी नीति के तहत भारत ने 2004 में सुनामी पर भी मदद लेने से इनकार कर दिया। लेकिन 2005 में नीति में एक बदलाव जरूर किया। ये बदलाव था कि भारत सुनामी पीड़ितों के लिए विदेशी मदद ले सकता है, वो बॉडी से जिनको आप पैसा वापस लौटाएंगे। ये मदद वर्ल्ड बैंक और IMF के जरिए ली जा सकती है। और इसके बाद 2013 में केदारनाथ त्रासदी के वक्त भी भारत ने विदेशी मदद लेने से इनकार कर दिया। और अब देश हित में एक सवाल आपसे, आप अपने खून पसीने की कमाई खर्च करके जो फ्लैट खरीदते हैं, जिन इमारतों में परिवार के साथ आप रहते हैं, उनकी सुरक्षा से जुड़े सवालों पर सवाल पूछना किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि सुरक्षा से जुड़े सवाल अगर मुंबई के क्रिस्टल टावर के लोग जो वहां रह रहे थे अगर पूछते तो आज भीषण हादसे से बच जाते।
करोड़ों के फ्लैट, कौड़ियों की जान। अपार्टमेंट में आग, हादसा या जानलेवा गलती। मुंबई के क्रिस्टल टावर का हादसा सबूत है कि करोड़ों की इमारतों में जान की कीमत क्या है। आज इस इमारत में 4 लोगों की मौत हुई। 2 लोगों की मौत आग में जलने की वजह से हुई और 2 लोगों का दम मौत के धुएं में घुट गया, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। सुबह करीब 8:30 बजे क्रिस्टल टावर में यह हादसा शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ और 12वीं मंजिल पर आग फैल गई। बिल्डिंग में मेंटेनेंस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी, लेकिन आग के वक्त यहाँ का फायर सिस्टम एक्टिव नहीं था। इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। यहाँ पे रिफ्यूज एरिया और उनके सब सिस्टम चालू नहीं थी। अभी जस्ट फायर फाइटिंग खत्म हुआ। फायर फाइटिंग इनका इंस्टॉलेशन जो है, जो फायर पंप होता है, राइजर है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हादसे के वक्त 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं मंजिल पर रहने वाले लोग फंस गए, जिन्हें आग में घिरी बिल्डिंग से निकाल पाना रेस्क्यू टीम के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सुबह का वक्त होने की वजह से बिल्डिंग में कई लोग थे और बड़ी संख्या में लोगों के होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल था। हादसे के बाद क्रिस्टल टावर असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। बिल्डिंग कमेटी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई के क्रिस्टल टावर में लगी आग ने एक बात और साबित की है कि स्कूल में बच्चों को ऐसे खतरनाक मौकों पर बचाव की ट्रेनिंग कितना काम दे सकती है। इसी इमारत में आग और धुएं के बीच फंसी बच्ची ने स्कूल में सिखाई गई ड्रिल के सहारे अपने परिवार और पड़ोसियों की जान बचाई। स्कूल में शिक्षा से बच गई जान। बिल्डिंग में जब लोग आग की लपटों और मौत के धुएं में घिरे हुए थे, तब जेन सदावर्ते नाम की ये बच्ची परिवार और पड़ोसियों के लिए देवदूत बन गई। अफरा तफरी के बीच जेन ने सूझबूझ से काम लिया। घर और गैलरी में तेजी से भर रहे धुएं के बीच जेन ने परिवार और पड़ोस के लोगों को गीले कपड़ों से मुंह बांधने के लिए कहा। इसकी वजह से सभी लोग जहरीले धुएं के बीच भी सामान्य रूप से सांस ले पाए। जेन को ये ट्रेनिंग स्कूल में ड्रिल के दौरान मिली थी। And there was black swirling gas just gathering over the house, the room, and then couldn't breathe. I couldn't breathe. वहीं इस बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन की अगुवाई मुंबई की फायर फाइटर एसबी पाटिल कर रही थी। उन्होंने जान की परवाह किए बिना आग में फंसे 13 लोगों को बाहर निकाला। इनमें 2 बच्चे और 2 गर्भवती महिला शामिल हैं। सिचुएशन में वो 2 पैनिक हो गए थे, जो रो रहे थे। आधी फैमिली नीचे, हम लोग ने रेस्क्यू की थी, आधी फैमिली ऊपर थी। और जो लेडीज महिला थी, हम लोग ने जिसको रेस्क्यू किया, वो आके मेरे गले में गया, लपट गया और थैंक्स, धन्यवाद दिया उसने। बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई टीमों को लगाया गया था। कई लोगों को रेस्क्यू करने में क्रेन की मदद ली गई। ये बिल्डिंग 4 साल पहले ही बनकर तैयार हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब बात रोजगार की। सवाल यह है कि क्या देश में नौकरियों की कमी है या अच्छे उम्मीदवारों की कमी है। गोवा में अकाउंटेंट यानी लेखपाल के लिए 80 पदों के लिए परीक्षा हुई। 8000 कैंडिडेट ने परीक्षा दी, लेकिन सभी फेल हो गए। 100 अंकों की परीक्षा में पास होने के लिए सिर्फ 50 नंबर चाहिए थे। एक भी कैंडिडेट 50 नंबर नहीं ला पाया और इसीलिए इंटरव्यू के लिए कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। 5 घंटों तक हुई परीक्षा में 80 सीटों के लिए अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और अकाउंट से संबंधित सवाल।